हेलो एवरीवन बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि आपको पॉलिटी की लास्ट वीडियो में मैंने संविधान के लागू होने तक सारी चीज़ें करा दी थी। कुछ एक चीज़ और बची है कि संविधान लागू होने के साथ साथ जब हमारा 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हुए देश के अंदर, जिसमें ज़्यादातर 5, 6, 7, 8, 9 ज़्यादातर जो मतलब नागरिकता संबंधी कानून थे वो काफ़ी सारे लागू हो गए थे। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि साथ साथ उसके भाई नागरिकता कानून, नागरिकता अधिनियम अनुच्छेद लागू करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप संविधान लागू किस पे करोगे, पहले यही चीज जाननी जरूरी है। वो भारतीय नागरिक तो तय कर लो पहले, बावजूद उसके और उसके बाद बच्चों भारतीय संविधान के लिए, भारत के लिए हमारे कुछ राष्ट्रीय चीजों का, राष्ट्रीय चिन्हों का, राष्ट्रीय गीतों का, राष्ट्रीय गान का होना बहुत जरूरी था। तो इसके बाद जो है जो चीज़ें राष्ट्रीय घोषित की गई उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 1 मिनट में मैं उनको बता देता हूँ, फिर आगे पढ़ते हैं संविधान की प्रकृति के विषय में। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बच्चों, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सब जानते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, तो ध्वज तो झंडे को कहते हैं जनरली, ठीक है। नेशनल लग गया तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, और वो है तिरंगा, जिसमें 3 रंग हैं। आप सब जानते होंगे कौन कौन से रंग हैं। तिरंगा, इसके विषय में कुछ फैक्ट बता देता हूं मैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है हमारा 1931 में किसने डिजाइन किया था? तो बच्चों पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। तो अगर तिरंगे के डिजाइनर पूछ लिए जाए तो किसको कहेंगे आप बच्चों? पिंगली वेंकैया को कहेंगे। नेक्स्ट बात यह है कि इसकी चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है बच्चों, वो 3:2 है स्टैंडर्ड रूप से। बाकी आप जानते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है उसके अकॉर्डिंग ध्वज छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज है जो स्कूल वगैरह में फहराया जाता है, जनरली जो लगाया जाता है, तो सामान्य वाला, तो ये स्टैंडर्ड मानक जो होता है तो वो 3:2 होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपने देखे होंगे कि चौराहों पे बड़े बड़े तिरंगे लगाए जा सकते हैं। घरों में भी, अब तो घरों में भी अलाउड कर दिया, पहले नहीं था। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत अब हम अपने घरों में भी अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने के माध्यम के रूप में तिरंगा लगा सकते हैं, बशर्ते उस तिरंगे को साफ करते रहना चाहिए, वो तिरंगा फटा हुआ ना हो, उस तिरंगे का किसी भी तरह अपमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो केस भी हो जाता है इसमें, ठीक है। तो बच्चों तिरंगा जो था 3 रंग थे उसमें। 1931 में पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति ने इसको डिजाइन किया था। और बच्चों इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो था वो कितना था? 3:2 था। बच्चों तो झंडा समिति ने क्या किया था तो मैं बता देता हूँ। झंडा समिति ने पहले इसमें देखो बच्चे 7 प्रकार के झंडे बने हमारे देश के अंदर आजादी से पहले, है ना। जैसे 1907 में भी एक झंडा था, राष्ट्रीय ध्वज था, भारतीय ध्वज था, जिसको जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक व्यक्ति, एक महिला थी जिनका नाम था मैडम भीकाजी कामा, उन्होंने फहराया था। तो ये पहली बार फहराया गया था राष्ट्रीय ध्वज। तो झंडा समिति ने बच्चों इसमें 24 तीलियों के रूप में, 24 तीलियां, और 24 तीलियों के उस चक्र को क्या कहा जाता? अशोक चक्र। तो अशोक चक्र लगाने का काम इसके अंदर जो किया था तो किसने किया था? झंडा समिति ने किया था अशोक चक्र। एक्चुअली पहले अशोक चक्र की जगह महात्मा गांधी जी का चरखा हुआ करता था। अब चरखा भी इसी तरह का होगा, आप देखो चरखा इसी तरह का होगा, उसका पहिया चरखेगा। तो उसमें 24 तीलियां लेनी गई और उसको अशोक चक्र में ही है 24 तीलियां, तो वो झंडा समिति ने लगाया था। ये फैक्ट भी आ जाता है एग्जाम में। 1907 यानी बंगाल विभाजन तो उस दौरान जो है अपनी चरम पे था। उसी समय अगर देख लें हम तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी की एक जगह है, जर्मनी का एक स्थान, एक शहर स्टुटगार्ट, तो वहां एक महिला जिसका नाम था मैडम भीका जी कामा, तो उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज या भारत का ध्वज फहराया था। तो मैंने बताया वो ध्वज ये वाला नहीं था, तिरंगा तो बाद में जाके बना, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भीका जी कामा ने पहली बार अपने भारत का ध्वज जो है बाहर फहराया था ये कह सकते हैं। अभी मैंने मेन चीज नहीं बताई जो एग्जाम में आती है बच्चों। राष्ट्रीय ध्वज को भारत सरकार ने जो अपनाया है तिरंगे को, वो 22 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, वैसे सही बताऊं 22 जुलाई 1950 को अपनाया। 22 जुलाई 1950, 22 जुलाई 1900
सॉरी 1950 में 1947। एक चीज और देखेंगे बच्चों, एक गलती और हुई थी, सन लिखने में कई बार हो जाती गलती, क्योंकि मुझे लगता है ऑनलाइन पढ़ाने में मुझे उतनी फील नहीं आती जितनी ऑफलाइन में, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऑनलाइन की, ठीक है, तो हो जाती है कभी कभी गड़बड़, सो नो प्रॉब्लम। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। एक चीज और बता देता हूँ बच्चों, मैंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1946 को अपनाई थी ऐसा लिखा दिया है, तो 1947 कर लेना, माइनर मिस्टेक है, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। तो ये जो फैक्ट बताए हैं मैंने आपको याद होगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रूप में अपनाया गया। 1931 में पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था फर्स्ट टाइम। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। झंडा समिति ने इसमें 24 तीलियों वाला अशोक चक्र बनाया था, मतलब डाल दिया था इसके बीच में, है ना। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज या भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तो क्या उस समय 1907 में भारतीय ध्वज फहराया गया था। फिर भी भारतीयों का ध्वज तो था ही, जिसमें लाल पीला हरा रंग था, अब तो ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो राष्ट्रीय ध्वज के बाद दूसरे हम देखते हैं बच्चों राष्ट्रीय गान। तो अगर मैं बता दूं आपको, इनकी डेट्स पूछी जाती कब इनको अपनाया, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। आप सब जानते हैं बच्चों, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत जो थे वो 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए। 24 जनवरी 1950 को इनको अपना लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को इनको अपनाया गया था। इधर राष्ट्रीय गीत हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, ठीक है बच्चों। राष्ट्रीय कैलेंडर, और वो कैलेंडर है हमारा शक संवत। शक संवत को हमने अपनाया 22 मार्च 1957 को। ध्यान में 22 मार्च 1957 को, ये डेट भी एग्जाम में आ चुकी। शक संवत का आपको पता है किसने चलाया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे संवत है, विक्रमी संवत है, शक संवत है। शक संवत को हमें राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय कैलेंडर है हमारा शक संवत, ठीक है। हालांकि जो इंग्लिश कैलेंडर यूज होता है जनवरी फरवरी, वो एक्चुअली जो कैलेंडर है वो पोप ग्रेगरी के द्वारा बनाया गया ग्रेगरियन कैलेंडर है, ठीक है। आप ये समझेंगे, ठीक। और क्या हो गया आगे, अच्छा 24 जनवरी 1950 को ही बच्चों पहले राष्ट्रपति बने, और वो राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो वही क्या बना दिए गए पहले राष्ट्रपति। आपको इंटरेस्टिंग बात ये लगेगी कि 24 जनवरी 1950 को हमारा चुनाव आयोग नहीं बना था, और चुनाव आयोग की अनुपस्थिति में पहला राष्ट्रपति जो बना वो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि बताइए बिना चुनाव आयोग के या चुनाव आयोग के अनुपस्थिति में बनने वाले पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए। ऑब्वियसली यार 24 जनवरी 1950 को बना ही नहीं था, क्योंकि अभी संविधान कहाँ लागू हुआ है, संविधान कंप्लीट जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। लेकिन राष्ट्रपति का होना इसलिए जरूरी था क्योंकि भाई देश का पहला नागरिक या देश का जो सर्वे सर्वा है, सर्व प्रमुख है, देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, प्रथम व्यक्ति है, वो तो पता होना चाहिए ना हमें, ठीक है। तो इसलिए संविधान सभा के जो मुखिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अध्यक्ष कह लो, तो उनको ही पहले व्यक्ति के उन्हीं को राष्ट्रपति के रूप में हमने चुन लिया था, मान लिया था सर्वसम्मति के अनुसार। आगे देखते हैं बच्चों, इसी के अंदर राष्ट्रीय कैलेंडर कह रहा हूँ, राष्ट्रीय पंचांग कह लो आप, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इतनी बात और मुझे बतानी थी। ये फैक्ट है, वैसे याद करने वाले हैं, इनकी डेट याद रखना, ठीक है। चलिए अब आता हूँ मैं काम की बात, मतलब काम की बात ये भी थी, लेकिन और इम्पोर्टेंट बातें जो मैं बताने वाला हूँ बच्चों वो ये है कि संविधान की प्रकृति कैसी, ये समझना, ये समझने वाली बात है। संविधान की प्रकृति, ये स्टेप बाय स्टेप समझना। नेचर, संविधान की प्रकृति नम्य है या अनम्य है। नम्य, अनम्य का क्या मतलब है, नम्य माने होता बच्चे लचीला, और अनम्य होता कठोर या अलचीला। किसी संविधान की प्रकृति का कैसे पता चलता है, उसकी नेचर क्या है, टेंडेंसी क्या है, वो भी कठोर है या फिर वो लचीला है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो बच्चे संविधान की प्रकृति पता चलती है उसमें होने वाले संशोधन से। संशोधन जानते हैं ना, संविधान के आर्टिकल्स जो है, जो भी संविधान के अंदर कानून है उनमें बदलाव करने को संशोधन कहा जाता है, चेंजेस करने को। अब ये देखना है हमें कि भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो क्या भारतीय संविधान की प्रकृति लचीली है
तो हमें ये देखना पड़ेगा भारतीय संविधान में संशोधन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखना जरा, समझना पहली बात बच्चों, संशोधन बेसिकली अगर देखे जाए और देशों के संविधान के परिप्रेक्ष्य में, तो अगर अमेरिका के संविधान की बात करें तो बच्चों यहाँ विशेष बहुमत से संशोधन किए जाते हैं। विशेष बहुमत जानते हैं आप? विशेष बहुमत का मतलब संसद में उपस्थित 2/3 सदस्य अगर उपस्थित हैं, कितने? 2/3 यानी 66 सही 2/3%। तो अगर संसद में उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य, संसद में मान लो सदस्य उपस्थित हैं, आप ये मान के चलिए 60 सदस्य, उनका 2/3 कितने होगा भैया? 20 दूनी 40। अगर 40 सदस्यों ने कह दिया कि संविधान में संशोधन होना चाहिए, वोटिंग हो गई, वोटिंग होती है संसद में, तो 60 में से 40 लोगों ने अगर ये कह दिया कि हाँ ये वाला कानून हमें इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, संशोधन करना चाहिए, तो संशोधन हो जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों विशेष बहुमत। अच्छा, इसको विशेष क्यों बोलते हैं? आपको उम्मीद है कि 60 में से 40, आधे से भी ज्यादा लोग चाहिए हमें संशोधन के लिए, यानी कि इतने लोगों की सहमति पाना कई बार कठिन होती है। ठीक है, तो ऐसा संशोधन जहां विशेष संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन हो, तो ऐसा संविधान प्रकृति में क्या कहलाता है बच्चों जानते हैं आप? ऐसा संविधान कहलाता है प्रकृति में कठोर। क्या कहलाता? कठोर। तो अमेरिका के संविधान में अगर आपको संशोधन करना हो तो आपको बच्चों क्या करना होगा? विशेष बहुमत से वोटिंग करानी होगी, और जब 2/3 सदस्यों के वोट हाँ में आ जाएंगे कि हाँ संशोधन करना है या उनकी सहमति होगी, तभी आप संशोधन कर पाएंगे। तो ऐसा संविधान जिसमें संशोधन विशेष बहुमत से हो, वो संविधान कठोर कहलाता है, यानी कि अनम्य कहलाता है। ठीक है जी। दूसरा, अब समझना एक और, तो ये समझ गए आप विशेष बहुमत से। अब एक चीज और समझना, जैसे ब्रिटेन एक होता साधारण बहुमत। क्या होता बच्चों? साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत हमारे यहाँ कहाँ यूज होता है? वोटिंग वगैरह में, हमारे ग्राम प्रधान की वोटिंग हो, MLA की वोटिंग हो, जितनी की जनता की वोटिंग होती है सब साधारण बहुमत से होती है। कैसे? 50% + 1, यानी हाफ प्लस 1। हाफ प्लस 1 का मतलब ये हो गया कि भाई मान लो 50 लोग हैं, ठीक है, या यूँ कह लो 51 लोग हैं सपोज करिए, 25 वोट इधर पड़ गए, 25 इधर पड़ गए, लेकिन एक इसे ज्यादा पड़ गया, तो इसे 50% से एक ज्यादा पड़ा, ऐसा मान लो। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये होता कि जो 50% + 1 वोट पड़ जाए, मतलब आधे से एक भी अगर ज्यादा पड़ जाए वोट, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? उसको साधारण बहुमत मान लिया जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है यहाँ अगर एक बात सोचिए, एक तरफ मान लो 25 लोग हैं या 24 लोग हैं और एक तरफ 25 लोग हैं, है ना, या चलो ठीक है, या 25 एक तरफ 26 कर लेते हैं, 51 लिए थे ना, तो 51 कैंडिडेट। तो यार अगर 25 लोग ने एक तरफ वोट किया, 26 लोगों ने एक तरफ वोट किया, तो यार बहुमत तो मतलब ये आंकड़ा भी तो कम नहीं है। तो असल में ये जो पद्धति होती है गलत मानी जाती है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं लोगों के ओपिनियन का एक तरह से अपमान होता है, मजाक सा उड़ता है। बजाय अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट एक वोट से जीतता है, मान लो ये 25 + 1 वोट से जीता, मैं यहाँ वोटिंग की बात कर रहा हूँ, संशोधन की नहीं फिलहाल देखना, तो यार ये 25 लोगों का भी तो अपना मत है, इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है उस कैंडिडेट में कि 25 लोगों ने उसे वोट नहीं किया है ना, क्योंकि वो भी लगभग आ गई है, केवल एक वोट की वजह से तो वो जीत गया। तो एक्चुअली ये थोड़ा समस्या वाला है, लेकिन ये सस्ता पड़ता है, इसलिए इसको बनाते हैं हम चुनाव वगैरह में। खैर, इसको संविधान संशोधन के दौरान साधारण बहुमत कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आधे से एक ज्यादा वोट मिल जाए, कम से कम कह रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा चाहे कितने भी मिल जाए, कम आधे से एक ज्यादा वोट मिल जाएगा, तो फिर वो संशोधन संविधान में हो जाएगा। और ब्रिटेन में साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन किए जाते हैं। और ऐसा संशोधन बच्चों, ऐसा संशोधन लचीला संशोधन कहलाता है। क्या कहलाता है? लचीला। या यूं कह लो ऐसा संविधान जिसमें साधारण बहुमत से वोटिंग होती हो, तो वो संविधान कैसा कहलाएगा बच्चों? लचीला कहलाएगा। अब भारत की देख लेते हैं जरा भाई बच्चों। तो भारत की अगर देखें तो भारत को अब लचीला कहें या कठोर, यानी भारत में जो संविधान संशोधन होगा विशेष बहुमत से होगा या साधारण बहुमत से होगा, जरा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर भारत की बात करते हो बच्चों, तो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है, संविधान संशोधन, वो है बच्चों आर्टिकल 368 में, सब अनुच्छेद 368 में। और 368 में हमारे यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया
विशेष बहुमत से भी दी है और बच्चों साधारण बहुमत से भी दी है। यानी कि हमारे संविधान में लगभग दोनों ही स्थितियों को अपनाया गया है। कुछ संशोधन विशेष बहुमत से किए जाते हैं, जैसे मान लो देश को वो करना, मूल अधिकारों में संशोधन करना, तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। कुछ चीजों में साधारण बहुमत से ही चीजें पास करा दी जाती है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपातकाल को हटाना, खैर संविधान संशोधन की बात हो रही है यहाँ। तो बच्चों यानी कि दोनों ही तरीके अपनाए गए हैं। इसका मतलब हमारे देश की प्रकृति लचीली भी है और कठोर भी। यानी कि अब अगर कभी आपसे ये प्रश्न किया जाए कि भारतीय संविधान की प्रकृति लचीली है या कठोर है, तो अब आप बताइए क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन विशेष बहुमत से भी किया जा सकता है और कई जगह संशोधन, कुछ चीजों में संशोधन जो है वो साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रकृति लचीली एवं कठोर दोनों है, या कहीं कहीं लचीली है और कहीं कहीं कठोर है। तो इसलिए नम्य और अनम्य दोनों प्रकृति वाला संविधान है भारत का संविधान। अब चलते हैं दूसरी प्रकृति पर, प्रकृति नंबर 2। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं। तो एक प्रकृति तो ये हो गई भाई कि भारतीय संविधान नम्य है अनम्य है। अब दूसरी प्रकृति देखिए, लिखित और अलिखित। भाई क्या है, चलिए देखते हैं। ये सबको पता है हालांकि, लिखित अलिखित, रिटन और नॉन रिटन। तो देखते हैं लिखित अलिखित में क्या है भारत का संविधान। दुनिया जानती है यार भारत का जो संविधान है वो लिखित है, अलिखित नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान एक पुस्तक है जो संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी और उसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा देश जो है उसी को पालन करता है, हमारी व्यवस्था। तो भारतीय संविधान लिखित है। दूसरी बात, इससे संबंधित कुछ फैक्ट बता देता हूँ। भारतीय संविधान लिखित है और भारत का विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान। और कैसा, सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कह सकते हैं आप। सबसे बड़ा संविधान है। वैसे तो आप जानते हैं मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, अनुसूचियां 8 और भाग 22 थे। लेकिन आज की डेट में अनुच्छेद आपके 450 के समथिंग, अब 450 भी कह देते हैं। एक्चुअली बच्चों हुआ क्या, 395 अनुच्छेद में कै करके जोड़ दिए गए हैं। तो 450 है, कहीं 455 है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात की टेंशन मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, इसलिए फिर भी पूछा जाएगा तो 450 के आसपास पूछा जाएगा। अनुसूचियां फिक्स है 12, 4 अनुसूचियां बनी है और भाग कहीं कहीं तो 25 लिखे हैं। तो एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी हैं, तो भाग 22 लिखिए आप या 25 लिखिए, ठीक है। कई जगह तो ऐसे ही हैं, कई चीजें, कई अनुच्छेद ऐसे हैं बच्चे जो निरसित कर दिए गए। निरसित का मतलब वो डीएक्टिवेटेड है, वो एक्टिवेट नहीं है, तब भी उन्हें काउंट कर लेते हैं। तो इसीलिए भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद वगैरह की संख्या है ना, वो कहीं ज्यादा कहीं कम लिखी होती है। कुछ निरसित है, कुछ मतलब लागू ही नहीं हुए, या यूं कह लो वो लागू लायक होने लायक है नहीं है, डीएक्टिवेट है, वो आज तक एक्टिव नहीं है। तो इसलिए ऐसा होता है। तो भाई इतने सारे अनुच्छेद, इतनी सारी अनुसूचियां और इतने सारे भाग, तो ये केवल और केवल भारत के संविधान की खूबसूरती है। इसलिए भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर हम बात करते हैं बच्चों अमेरिका की, तो अमेरिका की अगर बात करते हैं तो अमेरिका का जो संविधान है बच्चों, वो सबसे पहला लिखित संविधान है, सबसे पहला लिखित संविधान। बच्चों ये विषय ऐसा है आपका कि ये हमें केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें एग्जाम देना है, हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें देखना तुम कितनी नॉलेज की बातें हैं जो हमारे अधिकारों से संबंधित है, जिन अधिकारों का हमें पता होना चाहिए एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते, ठीक है। ये नहीं कि हमें कोई एग्जाम ही देना है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं कि दोनों एस्पेक्ट से हम चीजों को पूरा करेंगे, दोनों नजरियों से। तो सबसे पहला लिखित संविधान है किसका, अमेरिका का, और ये लिखा गया था बच्चों 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद। 1789 में लिखा गया था ये संविधान। अमेरिका के संविधान में कुल बच्चों 7 अनुच्छेद हैं। कितने, कुल 7। लेकिन एक बात बता दूं बच्चे, 7 अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुच्छेद काफी बड़े बड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा संविधान तो खैर भारत का ही है, फिर भी मैं बता देता हूं अमेरिका में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद हैं। सबसे पहला लिखित संविधान। जितना आप पढ़ोगे खुद से उतना ज्यादा फायदा होगा। एक बार एग्जाम में पूछा गया था भारत में कितने, अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं, राज्य कितने हैं। तो अमेरिका में बच्चों 50 राज्य हैं। और अमेरिका की स्थिति भी बीच बीच में बताऊंगा मैं, अमेरिका के संविधान में क्या है। जिस
एस्पेक्ट में मैं भारत में बताऊंगा, उसी एस्पेक्ट में मैं अमेरिका के संविधान के विषय में बताता चलूंगा बीच बीच में। अभी तो खैर शुरुआत है, देखते रहिए आगे आगे। हाँ, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान, अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान 1789 1789, और अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। एक चीज और बता देता हूँ, पूरे विश्व के अंदर सबसे छोटा संविधान किसका है? तो सबसे छोटा लिखित संविधान, छोटा लिखित संविधान, हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं आया एग्जाम में, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो वो देश है बच्चों मोनाको। क्या देश है, उस नाम क्या है उस देश का नाम? मोनाको। तो मोनाको देश का संविधान जो है वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। एक सेकंड में देख लेता हूँ वीडियो चल रही है नहीं चल रही, चल रही है, ओके दैट्स फाइन। तो मोनाको देश का संविधान सबसे छोटा संविधान है, लिखित संविधान है। आगे बढ़ते हैं बच्चों इसके साथ। अब बात आती है, चलो लिखित संविधान में आपने बात कर ली, भारत का सबसे बड़ा संविधान, सबसे पहला बनने वाला संविधान अमेरिका का संविधान हो गया, 1789 हो गया। और अलिखित संविधान की क्या बात कर है इसमें? तो बच्चों मैं बता दूं कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कहीं लिखित नहीं है, एज ए परंपरा वो चलता जा रहा है। कैसे? जैसे ये समझिए कि आप दीपावली मनाते होंगे, दिवाली, तो हर एक क्षेत्र के अंदर एक चलन होता है कि दीपावली जैसे हमारे पूर्वजों ने मनाई थी वैसे हम मना लेंगे, तो इसको कहते हैं परंपरा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कस्टम। क्या बोलते हैं? कस्टम, है ना? क्या बोलते हैं इसको? कस्टम बोलते हैं। कस्टम माने परंपरा, ठीक है। एक होता है बच्चे हैबिट। तो हैबिट वो आदत होती है जो एक आदमी की हो या कुछ 2-4 लोगों की हो, जैसे चोरी करना एक हैबिट है ना, देर रात तक पढ़ना कुछ बच्चों की आदत होती है। कस्टम होती है परंपरा, जो एक समूह समुदाय या पूरे देश के द्वारा अपनाई जाती है। तो जो दीपावली मनाना एक परंपरा है बच्चों, तो उसके नियम कानून भी हमें पता है, पूजा कब होनी है, किस दिन क्या होना है, कैसे होना है। इसी तरह से ब्रिटेन का संविधान लागू है कि जब प्रधानमंत्री हटेगा तो किस तरह से अगला आएगा। तो ये याद है उन लोगों को, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, एक ट्री के रूप में आगे बढ़ता चला जा रहा है आगे, है ना, आनुवंशिक तौर पे, ठीक। तो ये हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। तो अगली बात अगर हम करते हैं बच्चों इसके अंदर में तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट में बताता हूँ, इसी के साथ हमारी वीडियो पूरी हो जाएगी, ठीक है। 30 मिनट की वीडियो लगभग मैं बनाता हूँ बच्चों, लेकिन हम अगर ऑफलाइन किताब के हिसाब से देखें तो ये आधे घंटे की ऑनलाइन वीडियो आपके ऑफलाइन क्लास में 1 घंटे के बराबर है, क्योंकि यहाँ बोल के लिखाना नहीं पड़ता, वहाँ बोल के लिखाना पड़ता है। चलो प्रकृति के बारे में बात करते हैं फाइनली। और क्या प्रकृति है? तो और नेचर है। और क्या है कि सब भारतीय संविधान के बारे में एक चीज आती है कि बच्चों ये एकात्मक है या ये संघीय है। अब इसमें देखो शब्दावली यहाँ थोड़ी टफ है, ठीक है, यहाँ शब्दावली थोड़ी टफ है बच्चों। एकात्मक और संघीय का क्या मतलब है? तो देखो बच्चों, एकात्मक वहां बोलते हैं जहां केंद्र ज्यादा मजबूत होता है, केंद्र मतलब केंद्र सरकार जहां मजबूत हो, और संघीय वहां बोलते हैं जहां राज्य प्लस केंद्र दोनों की सहभागिता हो। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा ओवरऑल पूरे वैसे ये बातें मैं शुरू में बता रहा हूं, हालांकि आप जब संविधान पढ़ लें तो तब इन चीजों का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना खुद से आप बता दोगे, ठीक है। फिर भी मैं पहले बता देता हूँ कुछ चीजें, जब आप संविधान पढ़ोगे सब चीजें जान जाओगे, ये विश्लेषण का मुद्दा है। तो केंद्र सरकार जहां मजबूत होती है और जहां राज्य और केंद्र की दोनों की सहभागिता हो तो व्यवस्था संघीय कहलाती है। यानी कि संघ का मतलब होता है एक ऐसा संघ जो राज्यों से बना हो, ठीक है। तो उसमें राज्यों की भी सहभागिता है, संघ की भी सहभागिता है, लेकिन कई जगह हमें इसकी प्रकृति एकात्मक, जहां केंद्र सरकार मजबूत दिखाई देती है। तो ऐसी वो कौन कौन सी जगह है जहां बच्चों सरकार हमें भारत की का संविधान हमें ऐसा प्रतीत होता है जहां केंद्र की पावर मजबूत है, केंद्र सरकार की। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, भारत में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां। ध्यान से सुनना मेरी बात, हालांकि ये बीच में पढ़ने वाले हैं सब हम। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, सूची का मतलब जाहिर है लिस्ट है किसी चीज की, कुछ ना कुछ तो लिखा है। इसमें लिखे हैं विषय, सभी में क्या लिखे हैं? कुछ मुद्दे लिखे हैं। जो संघ सूची में वो विषय लिखे हैं बच्चों जिनको होल्ड करता है केंद्र, नाम नहीं है संघ सूची, यानी एक सूची है जिसमें कुछ ऐसे विषय लिखे हैं
जिन पे केवल केंद्र डील करता है, वो केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं और उसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होता। कहने का मतलब केंद्र सरकार ही उन विषयों पर कानून बना सकती है। जैसे कि मान लो सेना है, तो सेना भाई किसके हाथ में? आर्मी, केंद्र सरकार के हाथ में। आर्मी से संबंधित जितने भी नियम कानून होंगे वो कौन बनाएगी? केवल केंद्र सरकार। क्या राज्य सरकार बना सकती है? नहीं। तो वो सारे विषय इसके अंदर आएंगे जो केंद्र के। बहुत सारे विषय हैं, अफीम की खेती करना, ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है बच्चों। बहुत सारे टैक्सेस वसूलना, ये केंद्र के अंडर में आता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेलवे है तो रेलवे केंद्र के अंडर में आता है। ठीक है, तो वो सब बताऊंगा मैं डिटेल में भी। ऐसी राज्य सूची के कुछ विषय हैं जिन पे केवल राज्य कानून बना सकता है, केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये तो बात अच्छी है ना। राज्य जैसे कि क्या है? सिंचाई है, तो सिंचाई पे केवल कौन काम करता है? राज्य। राज्य की पुलिस है तो उस पर राज्य का होल्ड होता है, केंद्र उसमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक बात है, एक सूची होती है बच्चों, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पे केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी। यानी देखो, विवाद की स्थिति हो, राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी। लेकिन फाइनली अगर विवाद हो जाए राज्य और केंद्र के बीच, तो किसका कानून मान्य होगा? केवल केंद्र का कानून मान्य होगा। यानी कि ऐसा लगता है कि समवर्ती सूची में जो लिस्टेड है सब्जेक्ट, विषय है, जो मुद्दे हैं, वो उन पे कानून बनाने की शक्ति फाइनली अंत में जाके किसके पास आ जाती है? केंद्र के। और जब केंद्र के पास शक्ति आ जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे राज्य की अपेक्षा केंद्र अधिक मजबूत है। और जब हमें ऐसा लगता है बच्चों केंद्र अधिक मजबूत है, तो हमें लगता है कि हमारा भारतीय संविधान एकात्मक है, जहां केंद्र को अधिक शक्ति दी हुई है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो एक मुद्दा तो ये निकल गया है समवर्ती सूची का। इनमें तो कोई हेडक है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अपना सामान दे रखा है। लेकिन समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं, समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं? जैसे वन है ना, वन जैसे विषय हैं, शिक्षा है, तो उन पर राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। और भी है जो मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, नाप तोल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, संघीय व्यवस्था कहाँ दिखाई देती है? चलो एकात्मक पे बात करते हैं पहले। तो एक चीज तो हमने देखी बच्चों कि हाँ, ये देख ली समवर्ती सूची। तो एक मुद्दा तो ये हो गया कि साहब समवर्ती सूची में जो विषय हैं उन पे जो कानून बनाएगा वो केवल कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। और यहाँ ऐसा लगता है जैसे केंद्र ताकतवर है भाई। दूसरा मुद्दा, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका। बच्चों, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये है एकीकृत का मतलब है कि जैसे सबसे निचले स्तर पे अगर मैं कहूँ तो जिला अदालतें हैं, मोटे मोटे तौर पे देखें। उसके बाद राज्य अदालत है, हाई कोर्ट। उसके बाद जो है केंद्र की अदालत है और वो है सुप्रीम कोर्ट। तो न्यायालयों की स्थिति अगर तुम देखोगे तो जिला स्तर पे अदालत न्यायालय, राज्य में हाई कोर्ट है, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट किसी एक राज्य का तो है नहीं, केंद्र का है। अब हमें ये देखना है कि मान लीजिए किसी बंदे को जिला न्यायालय ने सजा दी, वो राज्य में अपील की उसने, राज्य ने उसको सजा दी, और राज्य ने जब उसको सजा दी, फांसी की सजा दे दी, तो वो गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। उसने वहां अपील करी और फाइनली जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा, तो बच्चों वो डिसीजन जो है मान्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो भी डिसीजन केंद्र के न्यायालय का होगा वो फाइनल होगा, वो अंतिम होगा, उसके ऊपर कोई न्यायालय है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है किसकी ताकत सबसे ज्यादा है? सुप्रीम कोर्ट की, है ना। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसकी अदालत है? किसी राज्य की या केंद्र की अदालत है? केंद्र की। हालांकि मैं बता दूं कि न्यायालय जो है वो पृथक होते हैं, सरकार का उस पर कोई दबाव नहीं है। फिर भी आप देखेंगे इसका एकात्मक शक्ति को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पावरफुल कौन है? सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है बजाय राज्यों के और जिलों की अदालतों की। ठीक है, तो एकीकृत न्यायपालिका भी किस ओर संकेत करती है? एकात्मक व्यवस्था की तरफ। और तीसरी बात और फाइनल बात बताता हूं बच्चों इसमें, नागरिकता, सिटीजनशिप। तो नागरिकता की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो नागरिकता की अगर हम बात कर लें तो नागरिकता हमें भारत के अंदर देता है केंद्र। कौन देता है? केंद्र। और तुम्हें पता हो तो इस नागरिकता को एकल नागरिकता कहते हैं। भारत की जो नागरिकता होती है उसको एकल नागरिकता कहते हैं। वजह बताता हूं मैं। भारत में केवल केंद्र नागरिकता देता है, राज्य नागरिकता नहीं देता है। राज्यों को इतनी पावर नहीं है, राज्यों को पावर ही नहीं है इवन
कि वो नागरिकता दे। ये काम केंद्र का है। आपका जो निर्वाचन कार्ड आता है, इलेक्टोरल वोटिंग के लिए आता है ना आपका इलेक्शन कमीशन से, तो वो सेंटर के इलेक्शन कमीशन से आता है एक्चुअली, लेकिन वो कार्यवाही आएगा तो नीचे तक तहसील वहसील के माध्यम से, तो लेकिन वो जारी कौन करेगा? सेंटर। तो यानी कि नागरिकता देने का अधिकार किसके पास है? नागरिकता देने का अधिकार केंद्र के पास है, राज्य के पास नहीं है। और एकल नागरिकता क्यों कह रहा हूँ मैं बता देता हूँ बच्चों। जो अमेरिका होता है, यहाँ बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, दिख रहा होगा, जो बच्चों अमेरिका होता तो वहाँ नागरिकता देने का काम दो संस्थाओं का है। एक तो केंद्र भी नागरिकता देता है और बच्चों राज्य भी नागरिकता देता है। तो केंद्र अपनी अलग नागरिकता देगा, राज्य अपनी अलग नागरिकता देगा। ऐसी नागरिकता को दोहरी नागरिकता कहते हैं, डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। ये अमेरिका में चलता है। भारत में केवल नागरिकता केंद्र देता है, राज्य कोई नागरिकता नहीं देता है, इसलिए भारत में एकल नागरिकता का सिस्टम है। अब एकल नागरिकता देने का काम केंद्र का, यानी केंद्र ताकतवर। व्यवस्था कैसी दिखाई दे रही है आपको? एकात्मक। कैसी दिखाई दे रही है बच्चों? एकात्मक दिखाई दे रही है। अब आ जाओ संघीय व्यवस्था की तरफ। हमें ये व्यवस्था संघीय कब लगती है? संघीय का मतलब जहां राज्य और केंद्र दोनों की सहभागिता से देश चलता है। तो आपको दिखता नहीं है बच्चों कि हम राज्य में भी क्या बनाते हैं? एक सरकार बनाते हैं। राज्य में क्या बनाते हैं? राज्य सरकार। और उस सरकार का जो पैटर्न है बिल्कुल केंद्र के जैसा ही तो है। केंद्र में एमपी चुने जाएंगे, उनका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राज्य में एमएलए चुने जाएगा, उनका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और सीएम होगा मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का जो प्रमुख होगा वो मुख्यमंत्री होगा। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होगा, वैसे राज्य में राज्यपाल होगा। भाई वो अपनी राज्य की सरकार देखेंगे, केंद्र पूरे भारत को देखेगा। कहने का मतलब हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें राज्यों के बीच और केंद्र के बीच अपनी अलग अलग सहभागिता दिखाई देती है। केंद्र का अपना काम है, राज्य का अपना काम है। तो ऐसा लगता है जैसे संविधान ने शक्ति विभाजन जो किया है, ध्यान देना, शक्ति विभाजन जो किया है वो भाई बराबर किया है, ऐसा लगता है कई बार। तो शक्ति विभाजन अगर किया है दोनों को, राज्य को अपनी शक्ति अलग मिली है, केंद्र को अपनी शक्ति अलग मिली है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये व्यवस्था एकात्मक ना होके क्या है? संघीय है, यानी दोनों को बराबर बराबर शक्तियां प्रदान की है। तो ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने प्रकृतियां बताई हैं। वैसे मैं बता देता हूँ बच्चों, अलग अलग जो विद्वान लोग हैं, स्कॉलर हैं, उनके मत अलग अलग हैं भारतीय संविधान के, क्योंकि भारतीय संविधान इतना मिक्सअप है इसमें चीज़ों का, क्योंकि कई सारे देशों के संविधान से मिलकर बनाया। शायद मैंने ये बात नहीं बताई, तो लगभग 60 देशों के संविधानों से मिलकर बनाया गया है इसको। और अभी बता दूंगा क्योंकि अभी हम सोर्स पढ़ेंगे ना, सोर्स संविधान के। तो इतना मिक्सअप है कि कुछ भी कह पाना, एक एब्सोल्यूट रिजल्ट निष्कर्ष दे देना इसके लिए गलत होगा कि साहब ये कठोर है, ये एकात्मक है, तो ऐसा कहना संभव नहीं है। तो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे केसी बीहर नाम के एक विचारक हैं, एक स्कॉलर थे, तो उन्होंने ये कहा है, केसी बीहर नाम के, तो उन्होंने ये कहा है कि भारत की व्यवस्था अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय का मतलब कुछ संघीय है, कुछ एकात्मक है। तो ये तो पढ़ रहे थे अभी हम। डीडी बसु ने भी ये कहा है, डीडी बसु, तो डीडी बसु साहब ने ये कहा है कि भारत की व्यवस्था एकात्मक भी है, संघात्मक भी है। तो बात तो वही हो गई। तो बच्चों आपको समझ आया होगा, आई होप। आज केवल हमने ये जाना था कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, भारतीय संविधान की विशेषताएं और प्रकृति में प्रकृति पढ़ा दी है मैंने। कल हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। और बच्चे आप ये देखिए बस आपको चीजें मिल रही हैं नहीं नहीं या नहीं, एक एक शब्द पे पकड़ बन रही है कि नहीं। एक बार आप संविधान पूरा कर लेंगे, आई होप कभी आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कम से कम शब्दावली तो कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही काफी है मैं समझता हूँ।